हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के एनसीईआरटी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, इस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा ही डिटेल से हम पढ़ेंगे। आपको पता है कि हमारा ग्रीन से बहुत इंपॉर्टेंट और येलो से इम्पोर्टेंट। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। आ जाइए, स्क्रीन पे आइए। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का का तवा अथवा तसला अथवा कील की आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। भोजन पकाया जाता है। हमारे शरीर भोजन को पचा लेता है। हम सांस लेते हैं। इन चीज़ों के बारे में आपने विचार करना है कि किस तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं आता। जहाँ से मैं इंपॉर्टेंट आएगा मैं मार्क लगा दूंगा। मैं ग्रीन पकड़ लेता हूँ कि ग्रीन से, जिससे कि हमारा मार्क लग जाए और कौन सा इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से चल जाएगा। ओके, बात करते हैं हमारे इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। यहाँ से तो कुछ खास ही नहीं दिखा, तो यहाँ से तो मैं कुछ लेने वाला नहीं हूँ। चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम निबम का दहन होता है और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। देखो यहाँ पे ये वाला लाइन हो सकता है कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम निबम का दहन होता है तो किस में बदल जाता है? श्वेत चूर्ण में बदल जाता है। श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ से। यही एरेज का कुछ ढोलक समझ में नहीं आता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड चूर्ण कहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर देखिए, उसके आधार पर यहाँ पे दे रखा कि अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस निकास अथवा उत्सर्जन, ताप में परिवर्तन। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रतीक निरूप अध्ययन करेंगे। अभी कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट आया। ठीक है, तो यहाँ से रासायनिक समीकरण मतलब केमिकल रिएक्शन क्या है उसके बारे में बताना है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में क्या देख रहे हैं कि हम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम जीवन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम जीवन का दहन करते हैं। मैग्नीशियम जीवन का क्या करते हैं? दहन करते हैं। दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में वितरण की बहुत लंबी हो जाती है। इसके बाद जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे दे रखा है। देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन करते तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ये अभिकारक क्या कहते हैं, मतलब रिएक्टेंट बोलते हैं जिसे, और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद होता है। तो ये चीज़ें होती है। ओके, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि जिस मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन, यहाँ से पूरा लाइन ही कॉपी कर देता हूँ मैं। ये मुझे पूरा ही यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पे यार। चल कोई, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक यानी रिएक्टेंट। इन अभिक्रियाओं में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। मैं इसमें समझा चुका हूँ। ठीक है, जब समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाया जाता है। अभिकारकों के बीच का योग प्लस चिन्ह से बताया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है और उत्पादों के बीच का योग राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। तीर का सिरा
प्रोडक्ट की ओर मतलब कि उत्पाद की ओर तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। ये होने की अभिक्रिया को क्या कहता है? दर्शाता है। तो अब अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। देखो यहाँ पे देखो ना किस तरीके से बना रखा है। देखो यहाँ पे ऐड लगाया है अभिकारक की तरफ, अभिकारक मतलब कि रिएक्टेंट की तरफ, और यहीं पे क्या कहते हैं तीर का निशान लगा मतलब कि यहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं? तो समीकरण इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे देखो इस तरीके का लिखते हैं, इस तरीके से आप समीकरण लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से समीकरण लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व आपको द्रव्यमान संघर्षण का नियम समझना होगा, जिनका आपके 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्व की कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्व की कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? ना ही जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि क्या है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या कहता है रूपांतरित किया जा सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है, ना ही क्या हो रहा है साइड है सॉरी, ना ही विनाश किया जा सकता है। ठीक है, नहीं विनाश किया जा सकता है। ठीक, तो उसके जो द्रव्यमान होते हैं वो अभिकारक एवं उत्पाद में दोनों में बराबर होता है, वो चीज़ बताना होता है, उसी को बैलेंस करने की बात चल रही होती है। ठीक है, इस चैप्टर में यहाँ देखो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल एवं मिलके मतलब जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल मिलके जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं। ये आपको रिएक्शन दिख जाएगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये बैलेंस है। जिंक एक है SO4 एक है, H2S है, ये पहले से रिएक्शन बैलेंस है। ये पहले से रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। हम आगे जाके बैलेंस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अभिकारक के परमाणु मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट के राइट हैंड साइड में देखेंगे कि क्या क्या जिंक देखो एक नंबर पर, उसमें भी तो हाइड्रोजन में 2 नंबर थे, सल्फर में 1 नंबर थे, ऑक्सीजन में 4 नंबर थे। तो ये हमारा बैलेंस है। उसी तरीके से हम यहाँ आते हैं, ये वाले रिएक्शन में देखेंगे तो Fe पर जो आयरन का हमारे जल के साथ करते हैं, आयरन का हमारे जल के साथ रिएक्शन करते हैं तो Fe प्लस H2 होगा, हम बनाते हैं Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक F है और यहाँ पे 3 है, तो 3 से गुणा करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा 4 12 हो जाएगा, 12 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो ये बाहर से करना पड़ेगा। बाहर से यहाँ करेंगे तो 12 से करेंगे तो 12 दूनी 24 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? 12 हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे और बैलेंस करने का सही तरीका भी देख लेंगे। देखो पहले चरण में क्या करना है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए बॉक्स में डालना है, सबको बॉक्स में डालना है। बॉक्स में डालने के बाद उसके बाद तुलना करनी की किसमें क्या है किसमें क्या है। उसके बाद करना है कि किस में ज़्यादा है किस में कम है, किसको किससे गुणा करें। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से गुणा करेंगे और कैसे बैलेंस हो रहा है उसको यहाँ देखेंगे। देखो प्रारंभ में 8, देखो इसमें 8 H2O को 8 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे कितने H2O हो गए हमारे? 2 3 4 हो गए ना, 4 हो गए। तो इस तरीके से संतुलित करना है, वो संतुलित चलिए मैं बता चुका हूँ। ठीक है, 4 से गुणा कर दिया तो यहाँ पे देखो Fe4 हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन निकल जा रहा है, हाइड्रोजन भी निकल जा रहा है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जा रहा है, बचा Fe को 3 लगा दो, Fe को 3 लगा दो, तो Fe बच गया 3। बस 3 से गुणा करके बन जाएगा सब। यहाँ पे देखो इस समीकरण के संतुलन की इस विधि को क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल क्या गजब का नाम है, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल विधि। छोटी संख्या से क्या करना पड़ता है? गुना करके उसको संतुलित करना होता है। ठीक है, भौतिक अवस्था में संकेत लिखते हैं। अगर लिक्विड होगा, देखो डायरेक्ट यहीं से जंप मार के बताता हूँ आपको मैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जंप मारनी पड़ेगी भाई। देखो अभिकारक उत्पाद में अगर क्या होगा, हमारा अवस्थाओं में बात करें, अवस्थाओं में अगर हम बात करें तो अवस्थाएं में हमारे क्या होगा? लिक्विड होगा तो L का साइन लगाएंगे, गैस होगा तो G का साइन लगाएंगे, क्या कहते हैं जली होगा तो AQ का साइन लगा देंगे, अगर सॉलिड होगा तो S का साइन लगा देंगे। तो यहाँ हमको पता लगेगा कि कौन सा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में सॉलिड है या लिक्विड है या एक्वाटिक है या फिर गैस है, ये चीज़ें पता चल जाएगी। देखो आयरन S मतलब कि सॉलिड है, ये गैस है, ये क्या हमारा सॉलिड है, ये गैस है, फॉर्म बन गया, पता चल गया। आगे बढ़ते हैं इस तरीके से।
रिएक्शन में इसी तरीके से आगे बढ़ना पड़ता है, नहीं तो बहुत होते हैं। कभी कभार अभिक्रिया की परिस्थितियों में तापन, दाब में एवं उत्प्रेरक आदि में क्या होता है, बदलाव हो जाते हैं। बदलाव के उससे भी हो जाते हैं, ठीक है। किस चीज़ में बदलाव के उससे भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे बैलेंस करने का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बैलेंस करने वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर बनेगा उसमें दे दूंगा। देखो CO2 मतलब सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2O गैस से हमारा CH3OH बनना है, मिथाइल अल्कोहल बन, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। मिथाइल मिथाइल बोलते हैं, मिथाइल वन, ठीक है। तो ये लिक्विड बन रहा है। अब तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने बनाना है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज बनाने के लिए बैलेंस कर दिया, C6H12O6 चाहिए होता है, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको V6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन गया C6H12O6 और 6H2 बाहर निकल गया, तो पानी बाहर निकल गया, ठीक है। इस तरीके से हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार मतलब कि किस तरीके से बनाया जा सकता है, या मतलब कि किस तरीके से प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में। देखो संयोजन अभिक्रिया, क्या अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, दो या दो से अधिक, हम यहाँ पे थोड़ा इसी में आपको देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। देखो बुझा हुआ चूना क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O करने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा कैल्शियम OH का होल टाइस, तो ये बनाता है और हमारी एनर्जी निकालता है, ऊष्मा, हीट निकालता है, ठीक है। क्या निकालता है, हीट निकालता है। तो इस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक चीज़ें मिलकर ना किसी चीज़ का अगर फॉर्मेशन करेगी, दो अभिकारक मिलकर या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी मतलब एक प्रोडक्ट का निर्माण करे, तो उसे क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ये यही वाली लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। देखो गैप छोड़ रहा है पता नहीं क्यों, ठीक है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट तीर ही मार दूंगा, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, यहीं से तीर मार दूंगा। कोयले का दहन, अगर मैं कोयले का दहन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वो चीज़ें डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा गया, तो यहीं से मैं इसको कर दूंगा। कोयले का दहन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। कोयले का दहन में मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। आगे बढ़ूंगा, क्या आगे बढ़ जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं मतलब हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस को दोनों का करूँगा तो हमें जल मिल जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसके हिसाब से इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। इसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते थे। क्या दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये चीज़ें मैं बोल चुका हूँ, ये चीज़ें बोल चुके हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, हमारी ऊष्मा निकलती है, क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है ना, तो उस ऊष्मा निकलना मतलब हीट निकलती है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। हीट निकलने को ही क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखो ना क्या लिखा हुआ है, जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा का उत्पन्न होता है उसमें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी ऊष्मा निकालने वाले गैस। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये और ये। देखो प्राकृतिक गैस हमारा क्या है, मैथेन प्लस ऑक्सीजन गैस के साथ वो करें तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी बनता है। ये चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। उसके बाद देखो हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया में के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टुकड़े ग्लूकोज को प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। क्या नाम है, श्वसन है, ठीक है। अब इस अभिक्रिया में देखो अब क्या है, ग्लूकोज को C6H12O6 हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें क्या मिलता है, H2 ऊर्जा मिलती है। हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा मिलती है प्लस हमारा H2 बनता है, और 6H2 के मौजूद बनते हैं और 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फिर जिससे हमारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड सुई बाहर निकल जाता है। ओके, अब हम देखते हैं साग सब्जी में। देखो साग सब्जी एवं वनस्पति में अपघटित होकर कंपोस्ट बना लेते हैं, जैसे ऊष्मा क्षेपी का उदाहरण है, ठीक है।
यहाँ पे देखो, अब वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक उत्पाद होता है या फिर एक मतलब हमारा क्या बोलते हैं कारक यानी रिएक्टेंट, वो क्या करता है कि दो भागों में टूट जाता है, दो प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा पेगा फेरस सल्फेट दे रखा और फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं सल्फर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सल्फर के मार्कर चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों है। जल्दी लगाना पड़ेगा क्या। तो यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उस क्या बोलते हैं, एक अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक दो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है या उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बहुत तरीके से हो सकते हैं कि जो टूट कर अलग भागों में बढ़ जाता है। ठीक, यहाँ पे देखो हमारा कैल्शियम मतलब चूना पत्थर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो टूट कर कैल्शियम कार्बोनेट टूट कर हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जो चूना पत्थर है वहाँ पे वो बनाता है, इससे ही इसमें ऊष्मा लगती है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसमें ऊष्मा लगती है, उसमें क्या लगती है इसमें, ठीक है, कह सकते हैं। तो आगे आ जाते देखो, भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार है, देखो लेड नाइट्रेट जो होता है ना, लेड नाइट्रेट को अगर हम गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं गर्म करते हैं, तो उसमें क्या लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और हमारा ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। अब जो बुरा रंग निकल रहा है ना, अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो ये बुरा रंग निकल रहा है, यहाँ पे देखो, मैं आपको तो कलर कर लेता हूँ थोड़ा, जो यहाँ पे बुरा रंग निकल रहा है ना, हाँ, जो बुरा रंग निकल रहा है वो किसके नाइट्रोजन ऑक्साइड के से निकल रहा है। अब तो यहाँ वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि बुरा रंग किसका होता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का होता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई ना, ऐसी तरीके से इंपॉर्टेंट बनाया जाता है। ठीक है, मैप देख डायग्राम आप देख सकते हो, डायग्राम में एनोड कौन सा है, स्विच कौन सा है, वाटर में यहाँ है, प्रकनली यहाँ है, हाइड्रोजन बबल्स कहाँ बन रहे हैं, हमारे ऑक्सीजन बबल्स कहाँ बन रहे हैं, प्लास्टिक का जार है, वो चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, देखो हमारा एल्यूमिनियम को यहाँ पे सॉरी सिल्वर क्लोराइड, तो सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग सिल्वर, क्या छोड़ रहा है इतना, क्यों छोड़ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्यों छोड़ रहा है इतना। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का होता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। सिल्वर क्लोराइड किसमें, दो चीज़ों में टूट जाता है, एक सिल्वर में और क्लोराइड में। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड को देखते हैं तो वो भी उसी दो भागों में टूट जाता है। एक से एग्जाम्पल है वियोजन अभिक्रिया के। ठीक है, और इसमें क्या लगती है, ऊष्मा लगती है, तो उसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कह सकते हैं। देखो वियोजन, यहाँ पे पूरा ये लाइन ही बना देता हूँ, पूरा लाइन ही, अगर कॉपी कलर भी तो नहीं हो पा रहा है ये। कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा तथा या ऊष्मा विद्युत ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट के विलयन पर नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया। देखो फेरस है, मतलब फेरस है और कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट क्या होते हैं, तो हमारा आयरन सल्फेट बनता है। क्योंकि पीरियोडिक लिस्ट में ना इनकी एक पीरियोडिक लिस्ट होती है कि किसको टॉप पे रखा जाता है, तो आयरन उसका टॉप पे है, तो उसको क्या करता है रिप्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो रिप्लेस कर देता है, तो फिर वहाँ पर कॉपर हट जाती है और आयरन जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये रिएक्शन होती है। इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसे, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मुझे जितना पता है कि इसको विस्थापन, यहीं पे आ रही है, दिख गया। देखो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ये दिख गया। इस अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
ठीक है। क्या करता है, एक दूसरा आता है, दूसरे को बटा के दूसरे को ले जाता है। मतलब कि अगर इसकी जगह पे मैं आया और मैंने पकड़ा था बिस्किट पहले, और मैंने बिस्किट पकड़ा था और मेरे पापा आ गए और पापा ने बोला मैं खाऊंगा और लेके चल दिए, तो पापा का सब थोड़ा डर तो लगता है मेरे भाई। तो इसी तरीके से होता है ना। हाँ, तो वो आगे चले जाएगा। ठीक है, ऐसे बोलते हैं मतलब इसे बोलते हैं विस्थापन। उसके बाद आता है द्वि विस्थापन। जैसे हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ें अलग अलग हो जाती है। जैसे मेरा बिस्किट उसके वहाँ चले जाएगा और उसका बिस्किट जो है उसके वहाँ जो क्या कहते हैं, या फिर कुछ लॉलीपॉप हो या फिर कुछ भी खाने वाली चीज़ हो, वो मेरे पास आ जाएगी। तो उस चीज़ को हम विस्थापन के द्वि विस्थापन कहते हैं। दोनों का अलग अलग चेंजिंग होना द्वि विस्थापन कहते हैं। जैसे इसमें सोडियम सल्फेट है और उसमें बेरियम क्लोराइड है। वहाँ से बेरियम बेरियम निकाल के सोडियम वाले की जगह पर डाल दिया और सोडियम को निकाल के उसमें डाल दिया। तो वहाँ पे क्या हो गया, हमारा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बन गया। तो इसे क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, जो जल में अविलेय है। श्वेत रंग का पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है। अविलेय पदार्थों को अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप का निर्माण होता है। तो अवक्षेप का मतलब क्या है, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेशन। तो वो चीज़ें हमारे पास अवक्षेप में मिल जाती है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। देखो, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होना ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। ओके, अब देखो अपचयन एंड उपचयन। अपचयन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ना। हाँ, वही बोलते हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो किस तरीके का होता है। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड मतलब कि सेकेंड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बनता है। देखो, कॉपर ऑक्साइड होता है ना, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट बनता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। वो तो कॉपर ऑक्साइड भी बनाएगा। तो वो बनाएगा तो उससे ब्लैकेस्ट निकल जाती है, ऐसा मुझे जितना मुझे पता है। गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो सतह पर काली भूरे रंग की हो जाती है। इसके विपरीत अभिक्रिया में संपन्न होने पर देखो, कॉपर उसके साथ हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन ले जाता है और कॉपर अलग से दिखने लग जाता है। तो इस तरीके का है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं उसका अपचयन हुआ है। ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन। क्या हुआ है, अपचयन। ये चीज़ें बहुत है ना, अपचयन उपचयन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ होते हैं मेरे भाई। अपचयन उपचयन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ देखने को मिल जाता है। इन चीज़ों पे ध्यान दे देना, ठीक है। और जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो अपचयन कहा जाता है। देखो, अपचयन उपचयन। उपचयन मतलब उप मतलब ऊपर, ऊपर मतलब ऑक्सीजन को जोड़ देना, ऊपर ऑक्सीजन को जोड़ दो। अपचयन अपचयन मतलब अ मतलब नीचे, नीचे को आप किसी जोड़ लो, ऑक्सीजन को हटा दो वहाँ से। तो जब भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसका उपचयन। और जब भी क्या कहते हैं, ऑक्सीजन हट रहा है तो वहाँ से अपचयन बोल देंगे। अपचयन उपचयन अपचयन उपचयन। तो उपचयन मतलब क्या हो गया, जुड़ना। अपचयन मतलब क्या, हटना, ह्रास होना, ठीक है। अब जहाँ अपचयन उपचयन दोनों होते हैं, अपचयन मतलब जुड़ना, अपचयन मतलब जुड़ना, उपचयन मतलब ह्रास होना मतलब हटना। तो अगर दोनों साथ हो रही है किसी भी रिएक्शन में तो उससे बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ से तो भाई बोर्ड में, तो जब हम बोर्ड में पढ़ा करते थे तो ये और कुछ नहीं, बस यही याद किया करते थे। तो जिससे हमारे पास अराउंड साइंस में हमारे ऐसे करके आ जाते थे भाई, 80 में से 60-65 नंबर तक आ जाते थे, ऐसे करके। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही पढ़ते जाते थे और वैसे ही पास हो जाते थे उसी तरीके से। और यहाँ तो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप बोर्ड वाले हो या फिर क्या तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनने का तरीका है मैं उनको बता दूंगा। और जो हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन आएगा उसमें क्वेश्चन भी बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो। कुछ नहीं, दिमाग में ये डालो ना, कन्फ्यूजन यहीं से क्रिएट करता है। अरे क्या था यार, उसमें क्या था, ये बहुत कन्फ्यूजन करता है कि क्या उसमें क्या था, उसमें क्या था। तो ये चीज़ें क्या करती है, कन्फ्यूजन में डालती है। तो इन्हीं का हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन कर देते हैं। देखो क्या 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 सॉल्यूशन करना है, देखो अपचयन क्या होता है, अब मतलब ऊपर, सॉरी ऊ मतलब ऊपर, ऊ मतलब ऊपर, ऊपर मतलब कि जुड़ना, जुड़ना मतलब क्या है, हमारा हाइड्रोजन जुड़, सॉरी ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा और हाइड्रोजन ह्रास हो रहा होगा, हाइड्रोजन ह्रास हो रहा होगा और ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा। मतलब अपचयन, अपचयन मतलब नीचे, अपचयन मतलब क्या है, उसमें हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा होगा, हाइड्रोजन का होगा जुड़ रहा होगा। तो ये चीज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं। देखो बस वही लिखा हुआ है इस पॉइंट पे।
ये इस पॉइंट पे क्या लिखा है, यही लिखा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन डाल देंगे तो फिर बेचारा परेशान हो जाएंगे। ऊ मतलब ऊपर करना, ध्यान देना। ऊ मतलब उपचयन, उपचयन मतलब ऊपर, ऊपर मतलब कि जोड़ना है, जोड़ना मतलब क्या जोड़ना है, हमारा ऑक्सीजन जोड़ना है, ऑक्सीजन जोड़ना है तो हमारा क्या घटाना है, हाइड्रोजन घटाना है, हाइड्रोजन घटाना है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, हमारे क्या बोलेंगे, उपचयन। और अपचयन किसे बोलेंगे, हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, जुड़ रहा होगा, ऑक्सीजन हमारा क्या होगा, घट रहा होगा, ठीक है, ह्रास हो रहा होगा। तो अब बात करें संक्षारण। संक्षारण मतलब क्या है कि उसकी चीज़ को बताओ करना। देखो किस तरीके से, देखो लोहे लोहे की बनी हुई वस्तु चमकती चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लामूल या युक्ति भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसे लोहे में जंग लगना कहते हैं। और इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, वो चीज़ें के बारे में बताता है। देखो क्या लिखा है, जब कोई वस्तु अपने आसपास में अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो ये संरक्षित हो जाती है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, संरक्षण कहते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, संरक्षण कहते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, संरक्षण कहते हैं। ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और संरक्षण बढ़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बताओ, अरे पुताई, पुताई नहीं करते हो, घर पे पुताई नहीं करते, उसमें जो लोहे की चीज़ें उसमें पुताई नहीं कर देते हो, तो वो क्या कहते हैं, पेंट से पुताई करने से वो जंग नहीं लगता उसमें, वो नहीं बोलते। देखो संरक्षण के कारण कार के ढांचे, जैसे कहाँ कहाँ हो सकता है, कार के ढांचे हो गया, पुल हो गया, लोहे की रेलिंग हो गया, जहाज हो गया, धातु जो है वो चीज़ें हो गया, लोहे की बनी हुई सती के संरक्षण में गंभीर होता है। सती के लोहे में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। तो इसकी जानकारी पता होनी चाहिए, क्या कर सकते हैं हम, तो एक वो लगा सकते थे, पेंट लगा सकते हैं, ठीक है, बचाने के लिए। विकृत गंधता, विकृत गंधता क्या है, वसायुक्त तथा तेली खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रखी जाती है तो उसका स्वाद या गंध कैसी होती है। मतलब कि कोई चिप्स का पैकेट ले लो, कोई भी लिखो और खुला रख दिया मैंने, और तो क्या हो जाएगी, वो बास मारेगी या चिप अजीब टाइप की होगी, कटकट भी नहीं होगा ना, अजीब टाइप की हो जाएगी, तो उसे ही विकृत गंधता कहते हैं ना, वही चीज़ें गंदी का होती है। देखो उपचयित मतलब मतलब ऊपर ऊपर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और मतलब क्या, ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, उपचयित होने पर तेल व वसा विकृत गंधिता हो जाते हैं। मतलब कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद वो क्या है, विकृत गंधिता, यानी गंदगी, मतलब जो बास मारता है, गंध का फैलाता है, उसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। इसके स्वाद में गंधक में बदल जाते हैं तथा प्राय तेली तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में अपचयन रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है। मतलब प्रतिऑक्सी में एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाया जाता है। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटा कर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस का से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। समझ रहे हो कि जो हम चिप्स की थैली, चिप्स खाते हैं, लेस हो गया, कुरकुरे हो गया, उसमें क्या मिलाते हैं, हमारे हमारे नाइट्रोजन गैस मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, क्योंकि वो क्या, ऑक्सीडाइज ना हो जाए, क्या ना हो जाए, ऑक्सीडाइज ना हो जाए, हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया तो वो फिर बास मारने लगेगी, गंद हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग कम क्रियाशील, हमारा कम क्रियाशील क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, तो उसके साथ वो कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आज क्या सीखा, हमने क्या सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और प्रोडक्ट क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, उसके बारे में सीखा। फिर इसको बैलेंस करना सीखा कि बैलेंस कैसे करना है, नंबर बैलेंस की उधर भी नंबर बैलेंस करना है। फिर उसके बाद हमने संयोजन अभिक्रिया सीखा, फिर वियोजन अभिक्रिया। जो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया उल्टा होता है और क्या कहते हैं, दो भागों में टूट जाता है। संयोजन अभिक्रिया में दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाती है। फिर उसके बाद हमने क्या कहते हैं, क्या सीखा, ऊष्मा छेपी या ऊष्मा शोषी। जब कभी प्रोडक्ट बन रहा होगा उसके साथ ऊष्मा बन रहा होगा तो उसे ऊष्मा से छेपी। अगर किसी भी अभिकारक को तोड़ने में ऊष्मा लगेगी तो उसे क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी। उसके बाद हमने विस्थापन पढ़ा। विस्थापन क्या होता है कि हम जैसे कोई चीज़ें, कोई भी प्रोडक्ट हो गया हमारा, जैसे मैं अपने भाई के साथ मैं अपने भाई से बिस्किट ले रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, उसका विस्थापन हो गया, बिस्किट का विस्थापन हो गया, मेरे पास आ गया, मतलब कि एक्सचेंज हो गया। जैसे हमारा कॉपर लिया था हमने, कॉपर सल्फेट लिया था, तो उसके बाद आयन सल्फेट हो गया था, क्योंकि आयन जो है ऊपर टॉप लिस्ट पे टॉप पर है, तो उसके हिसाब से वो हो गया था। फिर द्विविस्थापन क्या है कि दोनों चीज़ें आपस में अदला बदली करते, तो वो द्विविस्थापन है। क्या है, अलग अलग परमाणु के समूह का आपस में आदान प्रदान करना, वो क्या होता है, द्विविस्थापन कहलाता है। फिर अवक्षेपण क्या था, अवक्षेपण यानी पीपीटी, जो है जल में अविलेय होता है। जल में क्या होता है, अविलेय होता है। अविलेय क्या होता है, लवण होता है, ये घुलता नहीं है, ठीक है।
फिर अभिक्रिया में जो हम बात करते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया की, रिडॉक्स अभिक्रिया किस तरीके का होता है। फिर बात करते हैं अपचयन उपचयन की। अपचयन उपचयन में क्या मतलब क्या था, ऊपर ऊपर मतलब कि ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, ह्रास हो रहा होगा। फिर अब मतलब नीचे 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 का मतलब क्या, हमारा ऑक्सीजन हमारा ह्रास हो रहा होगा, हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो यही चीज़ें आज हमने चैप्टर में सीखी। और नीचे आगे चलते हैं, आगे आगे कुछ खास होगा तो उसके बारे में बता देंगे। यहाँ MCQ के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो यहाँ तो आज हम कुछ करने वाले हैं नहीं, तो नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और आशा करता हूँ आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा।